तो आज देखेंगे हम बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है। एंड इट इज रेफर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इन बर्थ कंट्रोल जो मेजर्स है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, on these contraceptive methods help to prevent pregnancy। इसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जाती है। ठीक है, अभी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं दीज आर इजीली अवेलेबल। ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, ये इफ़ेक्टिव होने चाहिए और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे होने चाहिए? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजीली अवेलेबल, यूज़र फ्रेंडली, इफ़ेक्टिव और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में जो मेथड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेथड्स के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स हैं। नंबर एक टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। परमानेंट और टेम्पररी, ऐसे दो मेथड होते कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पररी मेथड के बारे में। तो टेम्पररी मेथड में हम फर्स्ट मेथड देखेंगे नेचुरल मेथड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेफ मेथड, रिदम मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू अवॉइड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप सबको ये पता होगा या फिर याद होगा, जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो उसमें 4 फेजेस थे, है ना। फर्स्ट ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ वन इज द ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। ठीक है ना। तो जो ब्लीडिंग फेज होती है ना, इस ब्लीडिंग फेज के बिफोर a week before bleeding phase and a week after bleeding phase। तो ये जो ब्लीडिंग फेज है जिसे मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, इसके एक हफ्ते पहले, एक आठवड्या अगोदर, ठीक है ना, तर अ वीक बिफोर and after menstrual phase there is a safe period। वहाँ पे क्या मिलता है? सेफ पीरियड मिलता है, क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन
के चांसेस फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा ना कि ब्लीडिंग फेज़ होने के बाद में एक फॉलिकुलर फेज़ आती है। फॉलिकुलर फेज़ में पूरी तरह से ये ब्लीडिंग फेज़ की वजह से पूरी तरह से एंडोमेट्रियम डैमेज हो चुका होता है। तो एंडोमेट्रियम बनने के लिए इतने दिन लगते हैं। तो जितने दिन एंडोमेट्रियम बनने के लिए लगते हैं ये सेफ पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद में 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सॉरी, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है ना, ओवा रिलीज होता है। हमेशा ध्यान में रखना कि ओवा रिलीज होने के बाद 24 आवर्स वो जिंदा रहता है। ठीक है, 24 घंटे उसका लाइफ स्पैन होता है। और स्पर्म का लाइफ स्पैन आपको याद होगा 24 आवर्स टू 48 आवर्स होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन होने के बाद ओव्यूलेशन होने के 5-6 दिन बाद, मतलब अ वीक बिफोर, देखो 15 to 20 डेज कितने होते, 14th डे हो रहे हैं। 14th डे यानी 2 वीक्स हो रहे हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद में 1 वीक के बाद में जो 1 वीक खाली रहता है, दिस वीक मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज के पहले का 1 वीक है ना। 15 to 20 डेज 14 डेज हो रहे हैं। तो 14 डेज में से 7 डेज निकाल दो और आखिरी के जो 7 दिन है इसके पहले के 7 दिन, तो दैट इज़ द सेफ पीरियड। तो ये एक सेफ पीरियड की पीरियड या रिदम मेथड मानी जाती है टू अवॉइड द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट इसमें क्या होता है कि इसमें एक ड्रॉबैक है कि इट इज़ हैविंग अ हाई रेट ऑफ फेल्यूर। मतलब नेचुरल मेथड में भी फेल्यूर हो सकता है, बिकॉज ये जो ओव्यूलेशन का जो डे है ये किसी भी फीमेल में एक जैसा नहीं होता है। ये एवरेज ऐसे बोला गया है कि हाँ, एक निकाला गया कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होना चाहिए नॉर्मली। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14th डे पे होंगी, लेकिन सबकी साइकिल 28 डेज़ की नहीं होती है। किसी की 26 डेज़ की होती है, किसी की 24 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है। तो उस हिसाब से ये ओव्यूलेशन अपना जो होता है उसका टाइम चेंज हो जाता है, उसका डे चेंज हो जाता है। इसीलिए इट इज़ नॉट द सेफ मेथड। तो अगर सेफ मेथड ढूंढनी है तो हमें हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हाई रिस्क हो जाता है टू मतलब फर्टिलाइज होने का। सो इट इज़ नॉट द मतलब ये एक सेफ पीरियड है, सेफ मेथड है, लेकिन इसमें भी फेल्यूर के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट टेम्पररी मेथड। इसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड मेथड। ठीक, सेकेंड मेथड में क्वाइटस इंटरप्शन। क्वाइटस इंटरप्शंस और विड्रॉल इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है, मेल पार्टनर विड्रॉस हिज पेनिस। मेल पार्टनर अपना पेनिस वजाना से विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन होने से पहले ही मेल पार्टनर अपना पेनिस फीमेल पार्टनर के वजाना से विड्रॉ कर लेता है टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। तो ये भी एक मेथड है, टेम्पररी मेथड। बट हियर ऑल्सो सम ड्रॉबैक, इसमें भी ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होगा, तो इजैकुलेशन से पहले विड्रॉ किया जाता है, लेकिन इजैकुलेशन से पहले एक प्री इजैकुलेशन फ्लूइड होता है। प्री इजैकुलेशन फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड ये प्री इजैकुलेशन फ्लूइड जो फ्लूइड इजैकुलेट करने से पहले एक थोड़ा सा फ्लूइड जो है जो वजाइना में अपने आप इजैकुलेट हो जाता है, उसे प्री इजैकुलेशन फ्लूइड बोलते हैं। एंड दिस फ्लूइड कंटेन्स सम स्पर्म्स। इसमें स्पर्म्स हो सकते हैं। अगर स्पर्म होते हैं तो इट कैन कॉज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक, देन इसके बाद में हम देखते हैं
थर्ड मेथड, हमारी नेक्स्ट मेथड है लैक्टेशनल एमनोरिया। दिस ऑल्सो अ टेम्पररी मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आफ्टर पास्चुरेशन ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ओव्यूलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ओव्यूलेशन ही होता नहीं है, ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। तो जब तक इंटेंस फीडिंग होती है बेबी के लिए तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। जैसे ही बेबी की फीडिंग बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि इसमें भी ड्रॉबैक होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, फिर भी समटाइम्स क्या हो जाता है कि ओव्यूलेशन हो जाता है और इट इंक्रीजेस द हाई रिस्क ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया। फोर्थ मेथड है केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स दीज आर कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स। इन्हें बोलते हैं स्पर्मिसाइड्स, मतलब स्पर्म्स किल करना। तो इन दिस मेथड केमिकल्स लाइक फोम, टैबलेट्स, जेलीज, क्रीम्स used by female partner to avoid fertilization, to avoid pregnancy. If before sexual intercourse इनमें से कुछ भी अगर वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये जो केमिकल्स होते हैं, जो फोम, टैबलेट, जेलीज और क्रीम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये वजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन में या सर्विक्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाते हैं। और जब वजाइना में स्पर्म इंट्रोड्यूस होता है ना, तो स्पर्म को इमोबिलाइज करके उन्हें वहाँ पे मार दिया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मिसाइड्स। ठीक है ना। तो इट हैज़ ऑल्सो हाई चांसेस ऑफ फेल्यूर। इस मेथड में भी फेल्यूर हो सकता है कि कुछ स्पर्म्स जो है वो मोबाइल होके अंदर चले जाते हैं एंड फर्टिलाइज द फीमेल। और इससे क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन। फिफ्थ हम देखेंगे मैकेनिकल मीन्स। फिफ्थ मेथड इज मैकेनिकल मीन्स और बैरियर मेथड्स। तो इस मेथड में क्या होता है कि ओवा और स्पर्म की जो फिजिकल मीटिंग होती है, फ्यूजन होता है, वो प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है। तो इस मेथड में 3 टाइप्स है, एक कॉन्डोम्स है, डायफ्राम है और तीसरा है आईयूडी, मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है। तो कॉन्डोम्स के बारे में देखते हैं। इट इज़ थिन रबर शीट, एक थिन रबर शीट से बना हुआ होता है विच इज़ यूज टू कवर द पेनिस बाय मेल पार्टनर। मेल पेनिस को कवर करने के लिए होता है और मेल पार्टनर यूज़ करता है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। दिस मेथड इज़ सिंपल एंड इफ़ेक्टिव। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। और इस तरह से निरोध जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्डोम है। इट इज़ इजीली अवेलेबल एंड इट इज़ सेफ गार्ड अगेंस्ट एसटीडीज एंड एड्स। एसटीडी का मीनिंग होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज। ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज। डिसीज़ मीन्स एसटीडी। तो जो भी डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं उसके लिए ये एक सेफ गार्ड का काम करता है, एड्स के लिए सेफ गार्ड का काम करता है। तो ये हो गया कॉन्डोम के बारे में। इसके बाद में हम देखेंगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ठीक है। तो ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स के या वॉल्स जो होते हैं ना, वो फीमेल द्वारा यूज़ किए जाते हैं। मतलब इसे फीमेल कॉन्डोम ऐसे भी बोला जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर एंड दिस डायफ्राम इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स को कवर करने के लिए इस डायफ्राम का
यूज़ होता है ड्यूरिंग कोपुलेशन. सो इट helps to blocking the entry of sperms through the cervix into the female reproductive tract. तो इस तरह से ये मैकेनिकल मीन्स यूज़ किया जाता है. ओके, सी दिस इज द डायफ्राम. दिस इज द this is made up of rubber and cover the cervix area. इससे सर्विक्स एरिया कवर किया जाता है टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो डायफ्राम समझ में आ गया कैसा है. ओके, नेक्स्ट इज द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, these are made up of plastic or metal. मीन्स these are the clinical plastic or metal objects. प्लास्टिक से या मेटल से बने हुए होते हैं. एक डॉक्टर या ट्रेन नर्स ही इसे यूटेरस में प्लेस कर सकती है. इसमें जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आते हैं उसे बोलते हैं लिपीज लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. ऐसे ये 3 टाइप के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं. इसमें जो लिपीज लूप होता है ना, इट इज़ डबल एस शेप्ड. ये होता है डबल एस शेप्ड, मतलब एक और ये 2. तो इस टाइप से होता है. इट इज़ डबल एस शेप एंड ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट मैक्रोफेग्स. लिपीज लूप क्या करते हैं, मैक्रोफेग्स को अट्रैक्ट करते हैं टू किल द स्पर्म्स. जब भी स्पर्म अंदर एंट्री लेते हैं, इट अट्रैक्ट द मैक्रोफेग्स. और उन मैक्रोफेग्स के वजह से क्या होता है कि देयर इज़ इंक्रीज इन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस. यूटेरस में ही स्पर्म का फैगोसाइटोसिस होता है, वो स्पर्म्स को मार डालते हैं. ठीक है, देन दूसरा जो होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में COT, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 इस तरह के डिवाइसेस होते हैं. अब ये जो कॉपर टी जैसे डिवाइसेस है, ये क्या करते हैं, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. इनके वजह से ना स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस होती है, मतलब स्पर्म्स मोबाइल नहीं रहते एंड स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ये भी सप्रेस की जाती है. उनकी मोबिलिटी, स्पर्म की मोबिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो सप्रेस होती है. सप्रेस होने की वजह से ठीक तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, उसके बाद में तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, फॉर एग्जांपल LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, इस तरह के हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज होते हैं, ये जब यूटेरस में डाले जाते हैं तो इट मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. मतलब यूटेरस को इतना प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है, और सर्विक्स को भी अनसुटेबल बना देते हैं फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि सर्विक्स के थ्रू ही स्पर्म्स की एंट्री अंदर होती है. तो सर्विक्स को इतना अनसुटेबल बना दिया जाता है कि स्पर्म अंदर ठीक तरह से नहीं आ पाते हैं. ठीक है, तो इन जो इंट्रा यूटेराइन आयोडीज के ना ड्रॉबैक्स भी होते हैं. देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ आयोडीज. देयर इज़ ओकेजनल एक्सपल्शन, हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाना, है ना, ये ड्रॉबैक्स होता है. ब्लीडिंग होना या फिर इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो जाना. तो इस तरह के ड्रॉबैक्स इन आयोडीज के वजह से हो सकते हैं. इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की वजह से ये हो गए ड्रॉबैक्स. ठीक है, तो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ आयोडीज. ठीक है, तो ये देखिए लिपिज लूप डबल एस टाइप है. तो ये क्या करते हैं, ये मैक्रोफेग्स को अट्रैक्ट करते हैं टू किल द स्पर्म्स. देन कॉपर टी या फिर कॉपर 7, ये जो है, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया गया है.
इन्हें यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से बाय ट्रेन्ड नर्स या डॉक्टर ही इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी और उनकी जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको सप्रेस करते हैं। और ये है हार्मोन आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हार्मोन्स भरे हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूटेरस को इतना अनसूटेबल बना देते हैं कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और सर्विक्स भी स्पर्म को ठीक से एंट्री नहीं देता है अंदर। तो ये हो गया हमारा आईओडीज के बारे में।